बड़ा ख़राब लगता है कि अब आजकल के जो एक्टर आ रहे हैं बड़ा वो हैं, मतलब एक तो जल्दी का चक्कर है, क्रैश कोर्स। हाँ, जल्दी करना है, मुझे मुंबई भागना है, और थिएटर का यही हाल हो गया कि जल्दी करने के चक्कर में वो उतना चीज़ें सीख नहीं पाता है जो हमारे टाइम में सीखते थे। तो यही वजह है शायद हम पुरानी कहानियों को आज भी प्रस्तुत कर रहे हैं 2022 में, क्योंकि आज के राइटर्स का जो थॉट लेवल है वो शायद है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, संवाद नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। और एक्टर्स जो हैं वो डिजिटली ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और Yes. प्रेजेंटेशन तो हटती चली जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर चौधरी जी, अजीत चौधरी जी। अजीत चौधरी जी सर, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर, ये हमारा 11वें चलो थिएटर है और पाइट के अंदर हो रहा है। हाँ। अब दूसरा साल है हमें करते हुए। सर, पहले तो आप बताइए थोड़ा रास कला मंच के बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, ये रास कला मंच ने हमें एक बार पहले भी इन्होंने हमको बुलाया है, आमंत्रित किया है, और मुझे इनका जो इनका फेस्टिवल का करने का जो वो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। क्योंकि आप लोग ऐसी जगह में इतनी अच्छी तरह आप लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटी छोटी जगहों में, जैसे मैंने रोहतक में भी किया था या अभी आप यहाँ कर रहे हैं, तो ये मतलब एक माहौल आप लोग क्रिएट जो करते हैं ना, ये बहुत बढ़िया है। मतलब एक थिएटर का जो मिलना चाहिए वो एक पूरा वैसे लग रहा है कि आपको ना, मतलब जैसे फेस्टिवल लगता है जैसे, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हम लोगों ने किए हैं, बहुत सारे फेस्टिवलों में गए हैं हम लोग जी। बट कुछ कुछ जगहों में ऐसा होता है ना कि लोग बहुत पुराने भी हैं थिएटर वाले, लेकिन वो जो वैसा जो क्रिएट होता है ना, वो मुझे बहुत कम दिखा है। और यहाँ जो दिखा मुझे बहुत बढ़िया लगा मुझे। अजीत चौधरी जी, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, 2005 से आपने अपना ग्रुप शुरू किया। यस। पहला शो काफिला, और आज 2022 और आप इधर पानीपत में समाल खावे हैं। तो सर, क्या हम आपसे थोड़ा जर्नी को जानना चाहेंगे, एज अ समराइज करके आप कुछ बता सकें? पहले तो मैं रवि जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें दोबारा आमंत्रित किया जी। क्योंकि हमें दोबारा अगर आप किसी को बुलाते हैं तो ये एक ग्रुप की गर्व की बात है कि हमें वो दोबारा ग्रुप बुलाता है परफॉर्म करवाने के लिए, कि आप परफॉर्म करें हमारे फेस्टिवल में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा, ये जर्नी जो है, जो आपने कहा कि थिएटर की जर्नी आपकी कैसी रही जी, जो आपने क्या, मतलब मेरे थिएटर के बारे में जी, आपका जो ग्रुप है, और आप उससे पहले संगीत से जुड़े एक्चुअली मैं संगीत का भी और थिएटर का भी, मैं मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में TI कंपनी में मैं काफ़ी साल रहा, और वहाँ पर मैं एज एन एक्टर और म्यूज़िक कंपोज़र रह चुका हूँ। और मैंने मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मैंने काम किए हैं, उनके लिए म्यूज़िक किया है, और थिएटर डायरेक्शन भी काम किया है मैंने, और डिज़ाइनिंग में भी मैंने काम किया है। लेकिन मेरा पहला जो बैकग्राउंड है वो मेरा है म्यूज़िक से, क्योंकि मैंने शुरुआत जो की थी वो मैंने अपने म्यूज़िक से शुरू की थी, मेरे अपने फादर से। तो फादर से मैंने सीखा, और फादर के साथ जब मैं जाता था, क्योंकि फादर मेरे जो है थिएटर के बहुत अच्छे, मतलब एक कहेंगे मास्टर थे वो एक म्यूज़िक के, कि वो थिएटर के म्यूज़िक क्या होता है, एक्चुअली थिएटर म्यूज़िक क्या होता है। तो वो जब मैं उनके साथ जाता था तो मुझे वो थिएटर में जब मैं रिहर्सल देखता था तब मेरे को एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। और ये इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब मैं छोटे बचपन से, मतलब मैं बचपन से ही इस थिएटर लाइन में घुस गए, क्योंकि मेरा म्यूजिक में बचपन से ही फादर मेरे को कभी तबला, ये मतलब हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट को वो करते थे, क्योंकि वो ऑलराउंडर थे, सारा ये इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे, इंडियन इंस्ट्रूमेंट सारे। तो उनको देखा देखी मुझे आया, तो वो सीखता रहा, फिर मेरे को थिएटर देखने लगा तो थिएटर में इंटरेस्ट आ गया, तो वो थिएटर, म्यूजिक और थिएटर दोनों साथ आ गया। तो नवरस और 7 सुर एक साथ और 64 कलाएं, वो तो है ही। हाँ। तो एक कलाकार को एक कितना संपूर्ण बना देती है, और आपको कितना हेल्पफुल रहा एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर? देखिए, म्यूजिक में मुझे बहुत अच्छा वो मिला है, इसका एक सपोर्ट है जी। आपको थिएटर में क्या होता है ना कि एक्टर को हर चीज़ बोलते हैं ना कि आना चाहिए जी,
प्रॉपर ना आए लेकिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो मेरा जैसे डांस में भी क्या है, मेरी मदर जो थी वो डांसर थी, तो डांस का भी थोड़ा कहते हैं ना वो आ गया। देखते हैं ना जब बचपन से आप देख रहे हैं मदर डांस कर रही है तो एक रिदम भी आ गया है। रिदम तो था ही क्योंकि फादर थे, तो वो रिदम भी आ गया। तो रिदम करते करते फिर एक्टिंग का, तो देखते देखते फिर वो एक्टिंग का भी वो आ गया। तो वो सारा जो चीज़ें जो थिएटर में चाहिए होता है, जो एक्चुअल में कि आपको थिएटर में म्यूजिक भी चाहिए, डांस भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो जिसको बोलते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज मतलब मुझे बचपन से ही घर से थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया जी। तो वो मेरे अंदर बस गया जी। तो अब उसको क्या है, मैं अपने उस चीज़ों को लेके मुझे इतना सपोर्ट मिलता है जी कि मुझे एक कहते हैं ना बहुत ईजी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो मुझे ईजी चीज़ें हर चीज़ में मिल जाती हैं जी। ना मुझे रिदम का प्रॉब्लम होता है, ना मुझे वो डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो थिएटर के साथ बहुत चीज़ें होती हैं, डिज़ाइनिंग भी आती है, लाइटिंग भी आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो डायरेक्टर के साथ साथ थोड़ा सा ये आना शुरू हुआ। तो मैंने जब बड़े बड़े प्लेस जब मैंने डायरेक्ट शुरू किया तब फिर मैंने अपनी चीज़ों को, फिर मैंने ये क्या किया कि अपने प्ले में मैं अपना ही म्यूज़िक करता था। ओके। तो इजी होता था, मेरे को बाहर से बुलाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा सफ़र चलता रहा और इससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक का रहा, अच्छा सपोर्ट रहा म्यूज़िक से और एक्टिंग में आए, मतलब शुरू से आप कला से जुड़े रहे। बिल्कुल। और एक संगीत जो है एक टाइप का मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन हम उसे कहते हैं। और एक कलाकार हमेशा प्रेजेंट में रहता है जब वो किसी भी उसको किरदार को निभा रहा होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने डायरेक्टर्स को ज़्यादातर हाइपर भी देखा है या बड़ा डांटते हुए भी देखा है, आप किस टाइप के हैं? क्या आप में थोड़ा आध्यात्मिक नहीं हो गए या ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप शुरू में जब आप इस उसमें आते हैं डायरेक्शन उसमें, तब मेरा टेम्परामेंट बहुत अलग था, अलग किस्म का। तो क्योंकि क्या था ना, वो आप एक कोई चीज़ शुरू होती है जब आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं क्योंकि आप शुरुआत है आपकी डायरेक्शन लाइन में, आप एक्टिंग में हैं, म्यूज़िक में है, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप डायरेक्शन उसमें आते हैं तो आपको बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई परफेक्ट नहीं बन रहा है या वो नहीं होता है। तो उसमें पहले बहुत ज़्यादा वो होता था, इरिटेट होता था मैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था बहुत जल्दी। कोई सुर में नहीं गा रहा है, मैं उस पर लगा हुआ हूँ कोई, तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें परफेक्ट बने। मतलब अगर वो काम कर रहा है, अगर वो कोई एक्टर मेरे साथ काम कर रहा है तो वो परफेक्ट क्यों नहीं बन सकता? जी, बन सकता है। जैसे आपने कहा था कि मैं अपना म्यूजिक खुद देता था। हाँ। वो ठीक है यार, मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ। अब मैनेजमेंट आ गया सर, अब आपको करवाना है काम। बिल्कुल। अभी क्या है कि हम वही है कि जब आपके हाथ में कुछ चीज़ें आ जाती है ना, तब आप थोड़ा सा अथॉरिटी आपकी बढ़ जाती है। जी, जी। तब आप क्या करते हैं कि भैया मुझे चीज़ें अच्छी बननी चाहिए। तो फिर वो कभी कभी हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं, वो है ना, टाइम के टाइम बिगड़ जाते हैं। तो पहले मैं थोड़ा बिगड़ जाता था बहुत जल्दी, फिर आस्ते आस्ते फिर शांत हुआ, थोड़ा काम कूल करके फिर थोड़ा सा हो गया। तो क्योंकि समझ में आ गई ना अब चीज़ें कि कैसे होता है, क्या होता है। तो कभी कभी हो जाता है टेम्परामेंट, क्योंकि आपका बीपी तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई डायरेक्टर चाहता है कि परफेक्ट चीज़ें बने। बिल्कुल। और जिसमें क्या होता है ना, मेरा जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जितने भी मेरे प्रोडक्शन है उसमें म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा म्यूजिक का खेल जरूरी है, क्योंकि मेरे जो कुछ दर्शक जो हैं, मेरे जो ऑडियंस जो हैं, जो मुझे जानते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अजीत का प्ले अगर है तो म्यूजिक जरूर होगा, और अगर उसमें म्यूजिक नहीं हुआ ना तो फिर वो उनको ऐसा लगता है कोई फीका कुछ चीज कमी रह गई है। तो वही है, अगर मैं हर चीज को रखता हूँ उसके अंदर, म्यूजिक को रखता हूँ। पहले लाइव होता था, अब तो लाइव कर नहीं पाते हैं, और लाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो वैसे एक्टर भी नहीं मिलते हैं कि जो एक्टिंग कर रहा है, लाइव गा रहा है, बजा रहा है, वो अब बहुत कम हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा है, हम लोग मतलब बड़ा ख़राब लगता है कि अब आजकल के जो एक्टर आ रहे हैं बड़ा वो हैं, मतलब एक तो जल्दी का चक्कर है, क्रैश कोर्स। हाँ, जल्दी करना है, मुझे मुंबई भागना है, और थिएटर का यही हाल हो गया कि जल्दी करने के चक्कर में वो उतना चीज़ें सीख नहीं पाता है जो हमारे टाइम में सीखते थे। तो यही वजह है शायद हम पुरानी कहानियों को आज भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। 2022 में, क्योंकि आज के राइटर्स का जो थॉट लेवल है वो शायद है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, संवाद नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। और एक्टर्स जो हैं वो डिजिटली ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और उसको प्रेजेंटेशन तो हटती चली जा रही है। अगर हम थिएटर की जगह और भी कैटेगरीज में देखें, एंटरटेनमेंट तो है ही है, बिजनेस भी देखें, जॉब्स भी देखें, तो सब मामला यूथ का थोड़ा ठप सा हो गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी क्या है ना कि जो भी यूथ हमारे साथ जुड़ता है जी, उसको हर चीज़ चाहिए होता है।
भाई देखो फाइनेंशियली भी चाहिए और आपको पता है कि थिएटर की हालत क्या है। थिएटर की हालत इतनी अभी मतलब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ऐसे कि बोलना भी नहीं चाहिए कि देखो थिएटर में ना बहुत जल्दी उतना पैसा मिलता नहीं है जी एक्टर को। तो वो भी क्या करता है ना, वो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा वो हो जाता है यार इसमें तो पैसे नहीं है, फिर वो सोर्स ऑफ इनकम ढूंढता है। और वो गलत बात नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। थिएटर तो ज़रूरी नहीं है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि थिएटर से तो उसको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हाँ आजकल के दौर में ये लगता है कि थिएटर करूँगा तो मैं फिल्म में जाऊँगा। पहले नहीं होता था ये चीज़ें। पहले थिएटर मतलब थिएटर, आप अपनी जगहों में, अपने गांव के क्षेत्र में या कोई जिस शहर में रहते हैं वो आप वहाँ कुछ कर रहे हैं थिएटर के थ्रू। लेकिन आज की डेट में उल्टा है जी। अब वो क्या है कि मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मुझे फोकस उसका सीरियल, फिल्म, ये सब हो गया। ये बुरी बात नहीं है, ठीक है, एक दौर आता है ऐसा और वो दौर चल रहा है, तो सबको अर्निंग का है, तो इसमें आप किसी को फोर्स करके पकड़ नहीं सकते कि भैया नहीं तुझे तो थिएटर ही करना है। तो ये तो नहीं है, और जो सीखने वाला वो सीखता है। जी। अच्छा सर, थिएटर मैंने ज़्यादातर हम जिन एक्टर्स से मिले, मीटिंग करी हमने, इवन बॉम्बे की भी मैं आपको बात बता देता हूँ, जो ऑडिशंस की भीड़ होती है, एक लंबी लाइन है वहाँ पे। अगर आप उनसे पूछेंगे सब टेक्स्ट क्या होता है, लेयर क्या होता है, स्क्रिप्ट दे देते हैं, उन पर 100 बहाने पर सब टेक्स्ट लेयर उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो क्रैश कोर्स, जैसे हमारी पीछे बात हुई, क्रैश कोर्स करके 3 महीने फटाक से चलिए मुंबई स्टेशन पे उतरते हैं और चलिए ऑडिशन देते हैं। यस। अभी सब टेक्स्ट और लेयर का जो काम है अभी थिएटर्स में भी कम होता जा रहा है। अब वो भी थोड़ा सा ये हो गया कि चलो यार 2 साल मैं असिस्ट नहीं कर सकता बैक स्टेज पे, तो अभी थिएटर ग्रुप्स के जो ऑनर्स है, डायरेक्टर्स, वो भी चलिए ठीक है सीखना है सीखेगा, नहीं तो निकालते हैं। ये कितना प्रभाव डाल रहे हैं सर आप, क्योंकि ये बहुत संगीन चीज़ें हैं, संगीत है, इतने स्वर हैं हमारे, नवरसों के अंदर भी एक सब कैटेगरीज हैं, हर रस का एक भाव है, एक लेवल है निभाने का, और वो पॉसिबल है नहीं 3 महीने में समझाना। तो व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस? देखिए पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे म्यूज़िक में क्या है कि आप किसी को गुरु बोल सकते हैं जी। थिएटर में आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये फलाने गुरु से मैंने सीखा है, ये कभी भी नहीं सुना होगा। बहुत रेयर आपने किसी से मुंह से सुना होगा कि ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि थिएटर में गुरु नहीं मानता है, और जो म्यूजिक और डांस में होता है वो गुरु होता है। जी बिल्कुल, जो उनकी परंपरा भी चलती है वैसे। लेकिन आपने अगर थिएटर उस आदमी को या उस इंसान को जब आपने सिखाया है, उस गुरु ने जब सिखाया है, तो आप उनको गुरु नहीं बोलते हैं, एज ए थिएटर डायरेक्टर बोलते हैं। लेकिन उसको रिस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए वो आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल, ये थिएटर में है सिर्फ। yes. ये मैंने, क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड का हूं तो मुझे मालूम है, अगर मेरे गुरु म्यूजिक वाले हैं तो हम गुरु को मानते हैं उस तरह से। लेकिन आप थिएटर में ऐसा नहीं देखा मैंने। ये मैं जब से मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप हाँ बड़े डायरेक्टर हैं, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं बस, आपने सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं बोलते हैं कि गुरु क्या होता है। अगर थिएटर में मैं अगर किसी बच्चे को, नए बच्चे को अगर मैं सिखाता हूं तो मतलब क्या है उसका मतलब तो है वो उसका गुरु ही तो है ना जी। क्योंकि हम लोग पहले, हमारे टाइम में हम अपने जो हमने जिससे थिएटर सीखा है हम उनको गुरु मानते थे। अब पता नहीं, ये शायद मैं गुरु का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, शायद मैं म्यूजिक फील्ड का हूँ इसलिए शायद बोल रहा हूँ। और आपके म्यूजिक में पंडित महाराज हैं, उनका मतलब ही नहीं पता, वो कहते हैं महाराज कौन से महाराज, और उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। हाँ आपको अभी वो पंडित महाराज मास्टर हो गया। बिल्कुल। तो ये तो है ही, एक्चुअली ये विडंबना है हमारे थिएटर के लिए। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम लोगों को ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और ये होना चाहिए कि थिएटर भी एक है। आप देखिए ना, अगर आप 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, और आपने जैसे कोर्स की बात की कि बहुत जल्दी आजकल कोर्स का वो हो गया है जी, कि ऑडिशन पे मुझे जाना है। यस। तो थिएटर भी आपने जो एक पॉइंट जो उठाया, वो थिएटर इसलिए सीखता है क्योंकि मैं ऑडिशन में ठीक कर जाऊं या कुछ कर जाऊं ऐसे करके। हाँ इसीलिए बस। तो वो थिएटर जो है ना, वो 3 महीने में मैं ये कोई वो नहीं है कि आपको एक मैंने कैप्सूल दिया और आपने खाया और आप एक्टिंग आ गई आपको जी। उनको लगता है कि जैसे कोई भी नया आता है तो उसको हमने एक कैप्सूल दिया तो मैं थिएटर का एक्सपर्ट हो गया जी, मैं थिएटर सीख गया हूं। लेकिन थिएटर का मतलब ये आप कहाँ सीखे हैं? आप पहले तो चीजें नहीं समझे। आप 3 महीने में अगर आप सीख गए तो हमारे लिए तो लानत है, हम इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं जी। और मैंने रिसर्च किया इस पे, मैंने पूछा भी उनको ये चीज़ पता है कि हम जल्दी से नहीं सीख सकते, नहीं, बट दे कहते हैं हमें हीरो बनना है यार, हम बूढ़े हो जाएंगे। तो वो उनको वो है ना तो ये मतलब हीरो बनना है मुझे, टिकटॉक वाली जनरेशन। हाँ वो टिकटॉक वाली जल्दी, वो जल्दी मुझे हर चीज़ में।
अब तो खैर हर चीज में हो गया है ये कि मुझे जल्दी करना है, फेम होना, यस। तो हर चीज मुझे जल्दी होनी चाहिए। आप ये देख लो ना, सीधा सा यूट्यूब में अगर चैनल पे जाना है तो मैं हाईलाइट हो जाऊं जल्दी, जी, वायरल। बड़ा अब वायरल होगा, किस तरह वायरल होगा पता नहीं, वो कुछ भी करेगा, अंट कुछ भी करेगा। जी, तो ये अब थिएटर में भी यही हो रहा है, कुछ भी करता है, कुछ भी करेगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये भी एक साधना है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा साधना है। जो आप कहते हैं थिएटर आसान नहीं है। जी, थिएटर भी एक, जैसे हम लोग म्यूजिक पे इतने सालों लगे रहते हैं एक सरगम में सीखने में, तो हम सरगम जब सीख रहे होते हैं तभी हम सरगम जब सीख लेते हैं तब हम खुद अपने बंदिशें बनाते हैं। तो वैसे थिएटर में भी वही है, हम चीजें स्पीच ये वो कैसे हम मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि हम अपने आप चीजों को पता है कि कैसे मॉड्यूलेशन बनता है। जी, तो वही है, तो ये भी एक साधना है। बिल्कुल। तो वो साधना की तरह आप उसको लेना चाहिए। तो आप जब कास्ट करते हैं, अब मुझे पता नहीं आप कैसे कास्ट करते हैं, जब भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। आजकल क्या है, एक तो टाइम नहीं होता है। मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, क्योंकि कई लोग है ना बड़े बड़े, जैसे हमारे थिएटर में कुछ कुछ है कमर्शियल थिएटर बोलते हैं जी, कि कमर्शियल हो गया कि आप 2 एक्टर मुंबई के ले लिए और आपने प्ले कर दिया। जी, तो उसमें क्या है, खैर इस चीज़ में मैं खैर बोलना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे छोटे छोटे ग्रुप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं छोटे छोटे। तो वो नए को भी लेते हैं, पुराने एक्टर को भी लेते हैं, उनके जो पुराने एक्टर हैं उनको साथ मिक्सअप होता है। वैसे हमारे ग्रुप में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, नए एक्टर भी हैं हमारे, पुराने एक्टर भी हैं, जो हमारे फाउंडर हैं जो हमारे, उनको भी रखते हैं, चल रहे हैं, काफ़ी साल चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बैलेंस हमारा एक बना रहता है। जी, अगर आप किसी स्टार कास्ट को, मुझे कई बार बोला कि आप अपने स्टार कास्ट को क्यों नहीं लेते हो अपने, अब तो थिएटर आपने बहुत जमा लिया है। जी, बिल्कुल। आपका तो थिएटर जम गया है। मैंने कहा स्टार कास्ट के लिए तो इजी होता ना, मेरे लिए डायरेक्शन नहीं हुआ फिर, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट वैसे नहीं कर पाऊंगा। वो अगर स्टार है तो वो स्टार की तरह आएगा, लाइन देखेगा, करके चला जाएगा। वो क्या करके गया कुछ पता नहीं, ऑडियंस किस लिए देख रहा है, क्योंकि वो स्टार है, सिंपल सा है। लेकिन मरते कौन है, जो बेचारे छोटे हैं ना, उनके साथ जो काम करने वाले वो मर जाते हैं, वो दिखते नहीं है, वो वहीं रह जाते हैं। वो वहीं रह जाते हैं। जैसे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट रह जाते हैं, मे बी हो सकता है ये। तो कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म स्पीड रहती है और वो खत्म हो जाती है। तो हम क्या है, अगर नए लोगों को लेके काम कर रहे हैं तो वो नए स्टाइल होता है, नई चीजें होती हैं, ग्रुप में सारी चीजें वो है। अगर आप उसमें एक बड़ा कोई आदमी डाल दे तो ग्रुप का पूरा एक सिनेरियो चेंज हो जाता है। जी, तो क्या होता है ना, सारा फोकस क्या है, स्टार पे रहता है। आपका एक्टर भी स्टार को ही देख रहा होता है कि अरे यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है यार, कैसे काम कर रहा है यार ये, अरे यार हमको तो उनका दिमाग क्या है ना, वो स्टार पे ही रहता है, काम पे नहीं रहता है। तो ये बड़ा मुश्किल, ये थोड़ा मुश्किल है। खैर मैं उन चीज़ों नहीं, बुरा मत मानिएगा, जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ वो लोग, बट ठीक है, ये मेरी अपनी वो थी। बुरा मानने की बात की, थिएटर का एक्टर जो होता है सबसे ज़्यादा बुरा मानता है, ये बड़ा तो, मतलब थोड़ा वो हो जाता है, अभिमानी हो जाता है कि यस आई नीड रिस्पेक्ट। अभी मैं एक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, पर वो स्विच होना पड़ता है काम लेने के लिए, उसका आज के टाइम में कितनी नीड है। देखिए थिएटर में इतनी मेहनत है ना, आप देखो ना, एक 1.5 महीने के बाद एक प्रोडक्शन तैयार होता है जी, कितनी मेहनत होती है। अभी तो फिर भी कम टाइम में लोग काम करते हैं, पहले एक टाइम होता था जिसमें आप लगे हुए हैं 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, 10 बजे तक चला जा रहा है। हमारे दौर में तो सुबह आते थे और इतने स्ट्रिक्ट होते थे वो लोग, जो हमारे डायरेक्टर थे वो, मतलब 10 बजे का मतलब 10 बजे आप आ गए, और वो टिल चलता ही जा रहा है। बीच में लंच का भी कोई पता नहीं, चाय पी के हम लोग चलते थे। जी, और तब तो बहुत कम ग्रुप्स होते थे ना, तब तो बहुत कम ग्रुप्स होते थे। अब तो हर कोई ग्रुप्स खोल लेता है, 6 महीने थिएटर करता है, ग्रुप खुल जाता है। ग्रुप खुल जाता है, तो और ग्रुप से पहले वर्कशॉप शुरू हो जाती है। हाँ, ये वर्कशॉप का एक नया चीज़ शुरू हुआ है। ये जो वर्कशॉप है ना, ये थोड़ा सा नहीं, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो वर्कशॉप जो है, स्टाइल ऑफ पता नहीं क्या क्या, उसमें एक लैंग्वेज डाल देते हैं। हम लोग क्योंकि NSD में हम लोग वर्कशॉप काफ़ी किए हैं, तो हम लोग बनाते भी थे वर्कशॉप, किस तरह से डिज़ाइन करते थे हम लोग, हम तब के टाइम में। बैरी ने वो काफ़ी पुराने बैरी जॉन, तो उन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइन भी उसने किया, तो वो डिज़ाइन हम लोग फिर चेंजेस काफ़ी चीज़ नए ऐड करते थे, ऐसी चीज़ें। तो वो वर्कशॉप का मीनिंग होता था एक। जी,
बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ किया तो उन्होंने मतलब वो 3 महीने में भी अगर कुछ किया है तो वो निकालते हैं कुछ। तो आज की डेट में देखो आप 1 महीने का वर्कशॉप, और खैर उनकी भी गलती नहीं है, 1 महीने में आप वर्कशॉप में कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, मैंने आपको अभी इससे पहले भी बोला था कि ये एक कैप्सूल नहीं है कि मैंने आपको दिया या मैंने सरगम बोला कि बेटा ठीक है सारे गामा पाधा नीसा बजाओ, सारे गामा पाधा नीसा, वो बोल रहा है तो ये तो आसान हो गया ना, एक बार सीख लिया वो चीज, क्योंकि उसको तो आ गया ना, एक ही नोट है। लेकिन थिएटर में तो अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग नोट है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग दायरे हैं। सर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, बांसुरी, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, और एक तबला। हाँ, अगर अभी आज की जनरेशन को देखो, ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल साइड कर चुके और गिटार पे स्विच होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गिटार चाहिए, पियानो चाहिए, जबकि ये हमारा नहीं है संगीत असल में। आप इसको आप उस एज अ संगीतकार कैसे देखते हैं कि यार ठीक है नई जनरेशन को क्या वो उसके तरफ, क्योंकि आज भी फ्लूट जो है मेडिटेटिव जगहों पे, मंदिरों में, और हमारी भारतीय संस्कृति और कथक में आपको ये मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, हर एक म्यूजिक में मिलेगा, हमारे थिएटर में मिलता है। थिएटर में भी अब तो खैर कम हो गए हैं, बजाने वाले कम हो गए हैं। लेकिन आपने कहा जो गिटार, देखिए इंस्ट्रूमेंट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब बुराई नहीं है, सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। अपने ट्रेडिशनल को भी रखना चाहिए अगर ट्रेडिशनल सीख रहा है। लेकिन वो स्कोप कहाँ है आपका, मेन चीज़ वो क्या है ना, स्कोप देखता है कि इसका मेरा बांसुरी बजाने में मेरे को मिलेगा क्या। बांसुरी में तो बहुत कुछ मिलता है सर, मिलता है, तबले में भी मिलता है, वैसे तो हर एक चीज़ में मिलता है। क्योंकि आज अब बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, गिटार में तो ये होता है ना, अरे मैंने कहीं पे भी बोला बजा लिया, गा दिया साथ में, तो ये है। लेकिन हाँ, आपने ये चीज़ अच्छा सवाल है कि आपका ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो कोई जल्दी नहीं लेता। आप जी, तबला जल्दी नहीं सीखने जाता है, या बांसुरी सीखने नहीं जाता है। सितार तो खत्म ही हो गया, सितार तो अब आस्ते आस्ते खत्म ही हो गया। म्यूजियम में आपको कहीं पे अगर कहीं गाने के साथ लाइव दिखता है तो अरे सितार सुनने में है ना। तो लेकिन हम लोग, मैंने जितने भी अपने प्लेज में, मैं ज़्यादातर अपने प्लेज में मैं सोचता हूँ कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो जी, आपके इलेक्ट्रॉनिक को हटा के, इलेक्ट्रॉनिक तो हम जब इस्तेमाल करते हैं वो बेस एक सिर्फ एक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमने जितनी बार भी किया है वो हमने यही इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया है, जो आपके इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लूट, तबला, ढोलक, नगाड़ा, ये सब हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है अपने प्ले में, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर फोक प्ले और ये सभी इस्तेमाल मतलब किया है और उसमें हमने यूज़ किया उसको। इवन ये हालात है, दिल्ली में तो बड़े जगराते होते हैं, जागरण होते हैं, हाँ, उसमें भी गिटार आ गया। हाँ, अब तो जागरण भी तो आपको देखो ना मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, वही। माता को आप बुला रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा होता है पूरा। अब वो आपने सुना है वो कौन सा लैला लैला लैला, और उसमें आप जागरण में आप कह रहे हो, मतलब लिरिक्स चेंज करके उसमें, अब ये ठीक है, उनकी वो है, स्टाइल है, क्या बोल सकते हैं। तो सर कहने का मतलब यही था हमारी बातों का कि एक भारतीय संस्कृति जो हमारी थी और गुरुकुल प्रथा जो थी 5000 साल पुरानी, वही एक थिएटर में एज अ गुरुकुल में गुरु, जो आपने बोला डायरेक्टर गुरु नहीं रहा, बस संगीत और डांस में अभी बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं, और उनकी इज्जत भी बहुत है। एक बात बताऊं, जैसे आप थिएटर ग्रुप को देख लो और डांस ग्रुप को देख लो, तो अभी भी अलग एक वो है, थिएटर को नीचे देखते हैं और जो क्लासिकल डांसर या क्लासिकल म्यूजिक पे होते हैं वो लोग को अपर पे देखते हैं। उसका रीजन ये है, देखिए रीज़न तो मैं काफ़ी खोजता हूँ, दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं, शायद मैं गलत हूँ, आई डोंट नो। मैंने कहा ना कि गुरु नहीं मानता है कोई, थिएटर में गुरु नहीं मानता है, तो वो इज्जत शायद वहाँ से डाउन शुरू हुआ है भाई, और वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती, तो मे बी हो सकता है। और आप देखो ना, जो डांस का होगा वो गुरु को बहुत पुराना तक मानेगा जी, और जो म्यूजिक का भी जी, लेकिन आपका थिएटर वाला जो है वो आपका 3 महीने बाद भूल जाएगा। बिल्कुल, तो वही चीज़ है ना, तो शायद हम डाउन है और ये लोग अपर है, तो उसमें बुराई नहीं है। वैसे हमको भी इसको थिएटर को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई कई जगह जाता हूँ जहाँ पर क्लासिकल का वो होता है, तो वहाँ मुझे इज्जत ज़्यादा दी जाती है, बहुत ज़्यादा जी। जहाँ पर मेरा क्लासिकल का कुछ हो या म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या कुछ भी हो, तो उसमें मेरे को ज़्यादा वो करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर थोड़ा सा मैं और इसकी बोल दूँ, पे भी अच्छा मिलता है, मतलब अच्छे वो मिलते हैं। लेकिन अगर मैं थिएटर में करता हूँ तो नहीं मिलता है जी।
थिएटर में नहीं मिलता है। खासकर हिंदी थिएटर है, आप ग्रांट का भी देख लो ना, किसी का भी देख लो। बट मराठी थिएटर इज ग्रोइंग। मराठी थिएटर तो पहले से ही अच्छा है, अभी भी अच्छा है। वो लोग अपने ट्रेडिशनल को छोड़ते नहीं है, पहली बात। वही उसमें भी है, मॉडर्न है, लेकिन अपना ट्रेडिशनल जरूर रखेंगे उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये है, हर स्टेट अगर जहां जहां थिएटर होता है वो अपने ट्रेडिशनल को भी रखे साथ साथ, जी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अभी जरूरत है ये डिलीवर करने की, जबरदस्ती डिलीवर करने की, क्योंकि अभी डिजिटल हावी होता जा रहा है इन चीजों, क्योंकि हम थिएटर के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, जी पहुंचा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म बचे रहें तब। हाँ ये भी है, प्लेटफॉर्म बचे रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म कम है सर। हाँ शायद कम है, क्योंकि ज़्यादा जद्दोजहद इसके लिए करनी पड़ती है कि यार प्लेटफॉर्म मिल जाए, शोज हो, लेकिन मिलते नहीं है ना। नहीं मिलते सर। अब जैसे राज कला मंच हर जगह तो नहीं बुला सकता ना, जी, लेकिन फिर भी तो कर रहा है, लोग आ रहे हैं जी। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है ना। आप अब देखिए ना, बड़े बड़े जितने भी फेस्टिवल होते हैं या बड़े जो हमारे नामकार फेस्टिवल होते हैं, थिएटर फेस्टिवल, वो सिर्फ गिने चुने वही बड़े बड़े डायरेक्टरों को यूज़ करते हैं वो लोग। वही सेम हमारे को ना, ये थोड़ा सा बड़ा ख़राब लगता है। मैं इस मामले में बोलना चाहता हूँ कि आप नए उभरते हुए जो आते हैं उनका भी काम बहुत अच्छा है जी। आपने देखा नहीं है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है फिर भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आगे बढ़ना वो होता नहीं है। क्योंकि इसमें भी क्या है ना, हमारे जो बड़े बड़े जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको दिखता है कि ये आदमी ही थिएटर करता है, अरे भाई दूसरा भी थिएटर करता है, आप उनको भी देखो ना, देखो तो चांस देखे तो देखो जी। फेल होंगे यार, और क्या होगा। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे या आप लोग नहीं बुलाओगे तो और कौन बुलाएगा। एक जर्क और है सर स्कूलिंग का, स्कूलिंग और जब कॉलेज में जाता है और जब थिएटर में आएगा, गुरु प्रथा बचपन से तो नहीं चली आ रही है अभी। टीचर्स को ना धमकाना अलाउड है, ना पीटना, ना कुछ करना, सो डिसिप्लिन से वो चीज़ दूर है। अब वो अभी आप बोलोगे ऐसा करो तो वो थोड़ा इगोस्टिक हो जाते हैं, वही हैंडलिंग, अब वो बड़ा मुश्किल है डिलीवर करना कला को। ये तो है, हम किस तरह से वो कर पाए। लेकिन पर ये ऐसा हो सकता है कि अगर स्कूल में ही नाटक को, थिएटर को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पे स्कूल में ही, देखिए एक बार वो आपका हुआ था ना कि स्कूलों में ड्रामा शुरू होगा, एक वो रहेगा जी। जैसे म्यूजिक का एक डिपार्टमेंट है, वैसे ड्रामा का भी एक डिपार्टमेंट रहेगा। बिल्कुल। ये हम लोगों के टाइम में ही हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे सेमिनार किया था, बहुत सारी मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने प्रपोजल भी बनाया था। हमारे NSD के भी काफ़ी लोग थे उसके अंदर, कुछ थिएटर वाले, बाहर से भी थिएटर वाले जुड़े थे। उसमें जो जितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए, थिएटर का मतलब नहीं कि थिएटर का फोकस होना चाहिए, तो उनके जो पढ़ाई के साथ साथ का वो है जी। वो रखा था कि वो भी एक होना चाहिए थिएटर का एज अ सब्जेक्ट हो। यस। उसमें क्या होगा नहीं, आज की डेट में जो जितने एक्टर निकलते हैं वो मुंबई नहीं भागेंगे जी। आपके टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि सारे लोग ही, सारे एक्टर मुंबई भागते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे कोई MCA कर रहा है तो उसे पता है मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो एक ATM मशीन बना सकता हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं क्या बन सकता हूँ, क्या बिल्कुल कहाँ बिल्कुल फील्ड में जा बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल वो क्लैरिटी बच्चों के पेरेंट्स में भी हो तो दे विल कि भाई चलो करो प्लीज। पेरेंट्स की तरफ से तो उतना पुशअप नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है ड्रामा, अरे आज कुछ है कि हाँ ड्रामा को, फिर वो कहते हैं अच्छा हाँ तू ना वो तू तो फिल्म में यार क्या एक्टिंग करता, फिल्मों में जाएगा। हाँ फिल्मों, तो उनका सीधा ही वर्ड होता है फिल्मों में जाएगा या हीरो बनेगा, मतलब तुम हीरो बनोगे। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा डाल देते हैं मिर्च मसाला, तो फिर उनका भी फोकस फिर वही बनने लगता है। तो फिर कि हाँ मेरे को तो जाना है, मेरे को तो एक्टिंग करना है, तो इसका मतलब मैं तो शाहरुख खान बनूंगा। मतलब ग्लैमर हावी है आज की पीढ़ी, ग्लैमर हावी है, ये तो है। और जब तक ये हावी रहेगा शांत नहीं हुआ, और ये शांत हुए बिना ये कला सीखी नहीं जा शांत तो क्या होगा, अब तो फैलता जा रहा है। अब आप देखो ना चैनल्स इतने आ गए अब तो, पहले तो चैनल्स ये भी नहीं थे ना, नेटफ्लिक्स ये वो फलाना ढिमकाना, अब तो इतने आ गए। तो अब पहले फिल्मों के लिए मतलब पर्दे का फिल्म जी, अब आजकल तो नेटफ्लिक्स में जाना है, मुझे नेटफ्लिक्स वाला करना है, वेब सीरीज वाला, वो क्रेज है अभी, वो चल रहा है अभी वो दौर। चलो सर, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि राज कला मंच हमेशा ऐसे ही जो ग्रुप्स को बुलाते रहे, और जो आप लोग कर रहे हैं मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी फेस्टिवल करते हैं और हम भी उनको प्लेटफॉर्म देते हैं जो नए काम कर रहे हैं, जिनको मिलता नहीं है, बेचारे कहाँ से आते हैं, किस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, करना ही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए
मैं उनको धन्यवाद करता हूँ रवि जी को कि ये जो उन्होंने शुरुआती किया ऐसा फेस्टिवल बहुत है, और आगे भी करते रहें, आगे बढ़ते रहें ऐसे, हम उनके साथ हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।